नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले सबकी निगाह इस साल के अंत तक 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी है। वो अगर सिंहासन 24 है तो इसी साल सिंहासन 23 भी होने वाला। साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होंगे। सभी पार्टियां इन चुनावों के लिए कमर कस रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तैयारी में ऐसा लगता है एक बढ़त हासिल करने का प्रयास किया है। बीजेपी ने आज सभी को चौंकाते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ ही नहीं है और ऐलान होने में 2.5 महीने बाकी हैं और चुनाव को 4 महीने बाकी। 2018 में इन राज्यों में हुए चुनावों में बाजी कांग्रेस ने हाथ लगी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, इन तीनों जगह कांग्रेस की सरकार आई और उसके बाद फिर कुछ परिस्थिति बदली मध्य प्रदेश में कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन गई। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 230 सीटों में से 39 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं उनमें से 5 महिलाएं हैं, 8 उम्मीदवार अनुसूचित जाति से हैं और 13 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति से। नवंबर 2018 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प रहा था, लेकिन बाजी कांग्रेस के हाथ लगी थी। 230 में से 114 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, बीएसपी को 2, समाजवादी पार्टी को 1 और निर्दलियों के पास 4 सीटें। तब कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री कमलनाथ बने थे। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद पासा पलट गया और शिवराज चौहान एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बताया है कि इस लिस्ट के पीछे खास क्या है। जब जैसी स्थिति होती है, जब जैसी परिस्थिति होती है, वैसा निर्णय लेती है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो योग्य और अनुभवी प्रत्याशी थे, कार्यकर्ता थे, वो 39 नामों की सूची जारी की है। सरकार हो या पार्टी, हमारे नेतृत्व जो है दूरदृष्टि से काम करता है। कार्यकर्ताओं की कोई कैटेगरी नहीं है भाई, सब समर्पित कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और सब जीत के आएंगे। सर, कांग्रेस भी लिस्ट अपनी जारी करनी होगी। वो तो बहुत पहले से बोल रहे हैं अगस्त में कर देंगे। बोलते रहे, हम सुनते रहे, जवाब आंखों में था, वो जवाब पे ढूंढते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव के लिए 90 में से 21 सीटों पर उम्मीदवार, वहां पर भी उसकी पहली लिस्ट जारी कर दी। छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों में से भी 5 महिलाएं हैं, 1 उम्मीदवार अनुसूचित जाति और 10 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति में से। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा सांसद विजय बघेल को पाटन से उतारा। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी ने उन्हें घेरने की रणनीति के तहत सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा है। अच्छा, अब सबसे मजे की बात, विजय बघेल भूपेश बघेल के रिश्तेदार हैं, तो क्या बीजेपी भूपेश बघेल को परिवार के अंदर से ही घेरने में जुट गई है, और वो भी चुनाव से 4 महीने पहले। 2018 में भारतीय जनता पार्टी राज्य की 90 सीटों में से सिर्फ 15 पर ही जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत हासिल की थी। अजीत जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को 5 और बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली थी। कल ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। अब केंद्रीय चुनाव समिति क्या होती है, आप ये समझिए कि एक पूरा राउंड बीजेपी फॉलो करती है कि एक स्टेट लेवल कैंपेन कमेटी, फलाना कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, उसके बाद एक केंद्र में कोर कमेटी और उसके बाद फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जो ये सब जितना भी विचार विमर्श है ये सब हो जाए, उसके बाद वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी फैसला लेती है। यहां कल ही बीजेपी ने सीधा जो सबसे बड़ी मीटिंग होती है, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है, वो कर डाली। तो उसमें प्रधानमंत्री भी थे, जेपी नड्डा भी थे, सब थे। चुनाव से 4 महीने पहले सीधा बड़ी मीटिंग, और उस मीटिंग के एक दिन बाद पहली लिस्ट जारी कर दी गई।
बीजेपी की इस बैठक में जैसे कि हमने आपको बताया कई वरिष्ठ नेता थे। अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा अलग अलग राज्यों से जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो सारे लोग भी थे। तो फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये तो बीजेपी की रणनीति कभी इस तरीके से तो हमने देखी नहीं कि आप चुनाव से 4 महीने पहले, डेट रिलीज होने से भी पहले, इतने पहले आप नाम रिलीज कर दें और मीटिंग कर लें। इसके पीछे की वजह क्या है? वजह कुछ ये बताई जा रही है जो जानकार माना जा रहा है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश चुनावों में हार के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है और उसके तहत पहली लिस्ट का ऐलान इतनी जल्दी कर दिया है। यह इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों राज्यों में, जैसे कि आपको ज्ञात होगा और आप जानेंगे, कि बगावती सुर भारतीय जनता पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत लास्ट तक रहे। हिमाचल प्रदेश का तो आपको याद है कि नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली फोन पर जो बगावत कर रहे थे उनसे बात करनी पड़ी, फिर भी कुछ असर नहीं दिखा। तो क्या उसकी काट यह है कि इतने एडवांस में कैंडिडेट घोषित कर दो कि अगर कुछ बवाल होगा भी तो उसको संभाल लिया जाएगा, देख लिया जाएगा। इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, कहीं ऐसा ना हो कि इतने एडवांस में जब पता चल जाएगा कि कोई कैंडिडेट बन गया है, प्रत्याशी बन गया है, तो जो लोग नहीं बन पाए हैं वो पहले से ही हथियार टांग दें या रख दें नीचे कि जाओ, अब जब हमें बनना ही नहीं है तो फिर हम क्यों लड़ाई करें दूसरे के लिए। ये इसका एक काउंटर भी है। उधर कांग्रेस का कहना है कि इस लिस्ट में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, तो कोई बहुत घबराने की बात नहीं। देखिए, 2 दिन दौरा बस्तर में, जिसमें युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम और उसके बाद 3 विधानसभा के संकल्प शिविर का आयोजन, और बहुत शानदार, कार्यकर्ताओं में खूब जोश है, उत्साह है और पिछले समय से रिकॉर्ड मतों से जीतने की कोशिश इस समय भी होगी। सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बीजेपी ने लिस्ट जारी की है तो बता दें। हाँ, मुझे पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। क्या कहेंगे? कोई खास नहीं है कि बीजेपी सब जगह भय से, लालच से तोड़ना चाहती है, लेकिन जनता जान चुकी है उसकी असलियत। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हारी थी, लेकिन उसके 6 महीने बाद ही हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन दोनों ही राज्यों में शानदार प्रदर्शन भी दिखाया। तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि एक जगह जीत जो है वो दूसरी जगह जीत निश्चित करती है, या उससे कुछ आप बहुत इशारा ले सकते हैं, क्योंकि 2018 और 2019 में जमीन आसमान का फर्क हो गया था। तो इस बार क्या हो? तब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 लोकसभा सीटों में से 28 और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई थी। इस पूरी चीज को किस तरीके से समझा जाए, ये जो बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर के, इसको कैसे समझा जाए, इसका जमीन पर क्या असर होगा, जाने माने विश्लेषक सुदीप श्रीवास्तव, जिन्होंने बहुत काम किया है इस इलाके में, वो हमको कुछ बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के द्वारा जो आज 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, वो बहुत समय पहले किया गया निर्णय है। आखिर क्या कारण है कि 3 महीने से अधिक समय रहते हुए भाजपा ने 21 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं? ध्यान से देखें तो इस लिस्ट में ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर भाजपा कमजोर है। कोरबा, जहां वो कभी नहीं जीती, अक्सर हार रही है जयसिंह अग्रवाल के सामने। मरवाही, जहां वो लगातार हार रही है। खरसिया, जहां उसने कभी चुनाव नहीं जीता है। इसी तरीके से अगर हम भटगांव लें तो भटगांव में कांग्रेस 2 बार से लगातार जीत रही है। तो ये जो निर्णय किया गया है, ये मुझे लगता है कि ये बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को पर्याप्त तैयारी करने के लिए दिया गया है। लिस्ट में 4-5 लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर नए चेहरे हैं। संजीव शाह, सरला कोसरिया, रामविचार नेताम, ऐसे 3-4-5 नाम हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं या जीत चुके हैं, और बाकी सारे नए चेहरे हैं। तो जाहिर बात है, नए चेहरों को तैयारी के लिए समय चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी ने इस बार ये रणनीति अपनाई है कि वो नए चेहरों को पर्याप्त समय देगी, और पार्टी में उनके खिलाफ अगर कोई असंतोष है तो उसको ठीक से दबाने के लिए अपने प्रभारियों का उपयोग करेगी। तो 5 राज्यों में से 2 राज्य तो हमने अभी बात कर ली,
एक और तीसरा राज्य भी है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में खूब थिंकिंग चल रही है। बीजेपी ने राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए अपनी 2 महत्वपूर्ण समितियों का आज ऐलान कर दिया। चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी पूर्व सांसद तथा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया को दे दिया, जबकि चुनाव घोषणा पत्र बनाने की समिति की कमान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई। इन दोनों ही समितियों में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम शामिल नहीं। हालांकि कई और दूसरे वरिष्ठ नेताओं को भी इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है, जो समितियां हैं इसमें जगह नहीं मिली है, लेकिन वसुंधरा का नाम शामिल ना होने के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। वैसे अभी चुनाव प्रचार समिति का ऐलान बाकी है। आज घोषित समितियों में शामिल प्रमुख चेहरों पर पहले एक नजर डाल लेते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों के नाम हैं और कितने लोगों के इन 2 समितियों में नाम नहीं। चुनाव संकल्प पत्र समिति की कमान केंद्रीय मंत्री, जैसे कि हमने आपको बताया, अर्जुन राम मेघवाल को है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी और किरोड़ी लाल मीणा सह संयोजक हैं इसके। अलका सिंह गुर्जर, राव राजेंद्र सिंह, सुभाष महेरिया, प्रभुलाल सैनी और राखी राठौड़ को सह संयोजक बनाया गया है इस समिति। अब चुनाव प्रबंधन के लिए एक समिति का ऐलान किया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद, जैसे कि हमने आपको बताया, नारायण पंचारिया को संयोजक बनाया गया इसका। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सह संयोजक हैं इसके। ओंकार सिंह लखावत, भजन लाल शर्मा, दामोदर अग्रवाल, सीएम मीणा और कन्हैया लाल बैरवाल भी सह संयोजक बनाए गए हैं। तो जैसे कि आपने ये सारे नाम देखे, ये वो जो प्रमुख नाम है ना बीजेपी के, बहुत ही बड़े बड़े नाम, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वसुंधरा राजे ही नहीं है इसमें, जो कि सबसे बड़ा चेहरा है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो क्या अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी ये समझने के लिए कि वसुंधरा राजे और बड़े चेहरों को थोड़ा सा किनारे रख करके भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है, या इसको इस तरीके से समझा जाए कि एक रणनीति बनाने के लिए एक टीम रखी गई है, लेकिन बाद में ये लोग भी आएंगे अलग अलग भूमिका निभाने के लिए। अरुण सिंह महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री, दोनों से ही लगभग इस तरीके की बात पूछी गई। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना। आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने के निर्देश पे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये दोनों कमेटियों की घोषणा की है, ये बहुत ही राजस्थान के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। वसुंधरा राजे जी की भूमिका क्या होगी, वो कुछ तय हुआ है क्या? बाकी सभी वरिष्ठ नेता प्रचार करेंगे। वसुंधरा राजे जी की भूमिका क्योंकि इन 2 कमेटियों में कहीं नजर नहीं आई। नहीं, वसुंधरा राजे हमारा बहुत ही वरिष्ठ लीडर है और मुझे विश्वास है, और हम तो ऑलरेडी उनको तो अभी अब कई प्रोग्राम में हम इन्वॉल्व किए हैं और आगे भी हम इन्वॉल्व करते रहेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बात जिस तरीके की कही जा रही है कि अभी तो आगे प्रचार होगा, तो प्रचार सभी लोग करेंगे और उनको आगे इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन वसुंधरा राजे की जो भूमिका है राजस्थान में, वो क्या सिर्फ प्रचार मात्र है? यहां पर वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में 5-5 साल का, पिछले 20 साल से ये एक चक्र चल रहा है, लेकिन अभी इन 2 शुरुआती समितियों में उनका नाम ना होना, क्या उनकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ प्रचार मात्र है, या वो पोजीशन की जाएंगी गहलोत के चैलेंजर की तरह? अभी तक तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आप ये जान लीजिए कि 4 महीने अभी भी बाकी हैं, स्थिति बदल भी सकती है। यह तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसलिए उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रबंधन समिति बनाई गई, जहां कद्दावर नेता रहे नरेंद्र सिंह तोमर को इसकी कमान दी गई। मध्य प्रदेश की चुनाव प्रबंधन समिति की कमान नरेंद्र सिंह तोमर को है। समिति में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, यानी कि यह नियम मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और कई केंद्रीय मंत्री भी हैं।
तो इसका मतलब कद्दावर और बड़े नेता मध्य प्रदेश में तो अकोमोडेट किए गए हैं, जो रणनीति बनाई जा रही है चुनावी उसमें। राजस्थान में फिर ये बड़े नाम जो हैं वो गायब क्यों हैं, इस वजह से थोड़ा सा संदेह और आता है। राजस्थान की समिति में वसुंधरा समेत कई बड़े नेताओं को जगह नहीं मिली, जैसे कि नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़, ये माना जाता है कि ये वसुंधरा कैंप के हैं, उपनेता सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी इन समितियों में नहीं है। बीजेपी सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान में पार्टी बिना किसी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के ही मैदान में उतरेगी। ये वसुंधरा समर्थकों के लिए एक झटका नहीं होगा, क्योंकि वो ये मान करके चल रहे थे कि अशोक गहलोत की काट वसुंधरा राजे, राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे, बड़े नेता के पीछे कौन रैली करेगा, वसुंधरा राजे के चेहरे पर होगा। तो उनके जो समर्थक हैं, जो कि बहुतायत में पाए जाते हैं राजस्थान में, उनके लिए एक निराशाजनक बात हो सकती है। 4 महीने हालांकि ये बात एब्जॉर्ब करने के लिए बीजेपी ने दे दिया है। बीजेपी सामूहिक नेतृत्व की तरफ इशारा कर रही है कि एक सेंट्रल लीडरशिप हो, कंबाइंड लीडरशिप हो, सामूहिक नेतृत्व हो और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और उससे मैदान में उतरा जाए, यानी कि वसुंधरा राजे के चेहरे पे नहीं, मोदी के चेहरे पे। यही कारण है कि राज्य में निकाली गई आक्रोश यात्राओं की कमान अलग अलग नेताओं को दी गई। गुटबाजी से बचने के लिए कोई एक चेहरा अभी तक बीजेपी ने नहीं दिया है। चुनाव बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला होगा, जबकि बहुत क्लियर एक कैंडिडेट दिखता है बीजेपी का राजस्थान में, बड़ा चेहरा। इस बार बहुत क्लियर है कि उस पर एक आम राय नहीं बनी है। आम राय इस बात पे बनी है कि मोदी का चेहरा हो और सब लोग सामूहिक रूप से लड़ें, कोई कैंपबाजी ना हो। मुख्यमंत्री के लिए कोई दावेदार पेश नहीं किया जा रहा। वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो, अब आपको एक एक करके बताते हैं कि कौन से वो लोग हैं जो कि संभवतः चीफ मिनिस्ट्रियल फेस के लिए कैंडिडेट बन सकते हैं। बड़ा चेहरा राजस्थान में तो वसुंधरा राजे सिंधिया तो हैं ही, मुख्यमंत्री रह भी चुकी हैं। अगला चेहरा जिसके बाद बात हो रही है, लोकसभा के स्पीकर, कोटा से सांसद हैं ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र सिंह राठौड़, अब उनका नाम समिति में नहीं है लेकिन फिर भी रेस में है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं पिछली मोदी सरकार में, लेकिन इस बार वो मंत्रालय नहीं मिला उनको, सांसद हैं हालांकि, सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष, सुनील बंसल। राजस्थान में बीजेपी की इस सियासी कवायद पर चुनाव विश्लेषक सुदीप श्रीवास्तव की टिप्पणी क्या है, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये रोचक होगा। आप देखिए बीजेपी की जो कल दिल्ली में रणनीति बैठक हुई थी, उसका एक मुख्य बिंदु ये भी था कि ये जो अशोक गहलोत एक के बाद एक सोशल वेलफेयर स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, इसकी काट क्या हो, चुनाव में क्या लेकर के उतरें, ये जो महंगाई शिविर हो रहे हैं इसके बदले में हम क्या प्रस्तुत करें। ऐसे में फिर ये बोलना कि अब हमारा सीएम फेस नहीं होगा, चुनाव प्रचार में सब कुछ होंगे लेकिन उनके टक्कर में कोई नहीं होगा, तो क्या हम ये मान के चलें कि गहलोत बनाम वसुंधरा लड़ाई राजस्थान में नहीं होगी, बीजेपी इस मुकाबले से पीछे हट रहा है? सुदीप श्रीवास्तव का विश्लेषण। राजस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया, जो वहां 2 बार मुख्यमंत्री रही और अभी भी शायद सबसे बड़ी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनमानस में, उनको किनारा करके चुनाव लड़ना चाहती है। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो मुझे दिखाई देती है, क्योंकि आज भी वसुंधरा राजे के समर्थक राज्य की हर 200 कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और उनकी एक अपनी इमेज और अपनी इज्जत है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बिना वसुंधरा राजे के, हालांकि पिछले चुनाव में भी ये नारा था कि मोदी जी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो क्या उस नारे के कारण उन्हें किनारे किया गया है? लेकिन क्या उनके बिना वो राजस्थान जीत पाएंगे, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे लगता है कि बीजेपी को अगर उनके बिना लड़ना है तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राजनीति का मसला है, अभी आगे और भी है समय, तो हम चर्चा करते रहेंगे और आपको सब कुछ बताते रहेंगे। लेकिन आइए रुक करते हैं
एक ऐसी खबर का जो कि एक ऐसा लम्हा है जिस पर हम सारे भारतीय गौरवान्वित महसूस करते हैं। बात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 की, जो चांद के चक्कर लगा रहे हैं और अपनी निर्धारित दिशा में आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 में आज एक और खास दिन था। आज यान का विक्रम लैंडर कामयाबी के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल अब चांद के चक्कर लगाता रहेगा और उसमें लगा पेलोड, जिसे स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी कि शेप कहा जाता है, वो चांद से धरती की तस्वीर लेता रहेगा। उधर विक्रम लैंडर अब चांद की ओर धीरे धीरे करीब पहुंच रहा है और 100 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर की कक्षा में उतरेगा। यानी कि जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, वो टूट करके अब धीरे धीरे करके सर्कल बना करके अब चांद के और करीब आना शुरू कर रहा है। 23 अगस्त को शाम करीब 5:45 बजे विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने की उम्मीद है। उतरने के बाद इसमें मौजूद 26 किलोग्राम का प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और चांद की सतह पर नमूने लेगा और उसका विश्लेषण करेगा। इस बार पूरी कोशिश की गई है कि चंद्रयान 2 के तहत चांद की सतह पर उतरते वक्त जो कमियां रही थी, वो कमियां पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साइंस एडिटर पल्लव बाबू। चंद्रयान 3 ने आज तक का सफर बहुत सटीकता से, बहुत सफलता से पूरा किया है। आज चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर एक दूसरे से अलग हो गए। अभी तक ये 3 कंजॉइंट ट्रिपलेट्स की तरह चल रहे थे, क्योंकि था प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसमें ईंधन ज्यादा था और विक्रम लैंडर जिसके अंदर प्रज्ञान रोवर था। आज एक बड़े अहम कदम में इसरो ने प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को अलग कर दिया और दोनों अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक जा चुके हैं। और इस वक्त भारत के पास चांद की कक्षा में 3 सैटेलाइट हो गए। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल और चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर। अब कल विक्रम लैंडर की रफ्तार कम करी जाएगी और उसको चांद के करीब और लाया जाएगा। एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में लाके उसको पार्क किया जाएगा। वो चांद के चक्कर काटता रहेगा और 23 तारीख को कुछ प्री लोडेड कमांड्स देने के बाद विक्रम लैंडर चांद की सतह पे सॉफ्ट लैंड करने की कोशिश करेगा। और ऐसी उम्मीद है कि 23 तारीख को करीबन 5:47 PM को 5:45 बजे के करीब विक्रम लैंडर चांद की सतह पे सॉफ्ट लैंड कर पाएगा। और अगर विक्रम लैंडर सही तरह से सॉफ्ट लैंड कर पाता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा या 5वां देश बनेगा। तो चलिए, इतनी गंभीर सारी जो हमने स्टोरीज बताई इन खबरों के बाद अब एक और गंभीर खबर जो आपको बताएगी कि हर वक्त गंभीर रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग बेवजह जो हैं वो सीरियस होकर के घूमते रहते हैं, जैसे कि पता नहीं कितना महान काम कर रहे हैं। अक्सर दूसरों को कहते हुए आपने ये सुना होगा, क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, बचपने वाली हरकत कर रहे हो, क्या किडिश बिहेवियर है तुम्हारा, ये जुवेनाइल हरकत बंद करो। तब ये लगता होगा कि बचपना क्या खराब बात है भाई, इतना क्या आप गाली दे रहे हैं बचपने के नाम पर, ये बड़े होकर के ही आपने क्या हासिल कर लिया। लेकिन हम आपको यह कहना चाहते हैं कि बचपना करते रहिए और बच्चे बने रहिए। एक बहुत पुरानी कहावत भी है, जो बच्चा है वो बचा है। अगर आज की भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी में कुछ राहत पाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना जरूरी है, जो समय समय पर बिल्कुल बच्चे की तरह खेले और खिलखिलाए। और ये हमारा कोई प्रबुद्ध ज्ञान नहीं है, अब साइकोलॉजिस्ट भी यही बात कह रहे हैं। पहले भी कहते रहते थे, लेकिन अब ये कहने की उनको जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है। आपको याद होगा कि कोविड महामारी के दौरान जब सब बंद हो गया था और चारों ओर सिर्फ तनाव, बीमारी, मौत, इन सब की खबरें छाई हुई थी, इसी बीच लोगों को अपने घर के अंदर ही खुश होने के तरीके ढूंढने पड़ रहे थे। कोई किचन में खाना बना रहा है,
कोई बच्चों के साथ खेल रहा है। कई लोग जो हैं वो इस बात का एहसास करने लगे, उनको धीरे धीरे एहसास होने लगा कि हम तो खामखा सीरियस हुए चले जा रहे थे। परिवार से हम लोग थोड़ा जुड़ जाएं, थोड़ा कुछ ऐसा लम्हा एंजॉय कर लें जो हम बचपन में किया करते थे बैठ कर के साथ में, कुछ उसी तरीके की बात कर लें, जश्न बचपन मना लें। उन दिनों बचपन जैसे इन्हीं खूबसूरत लम्हों को समेटने की होड़ लग गई। बस उस दौरान ये ट्रेंड काफी चला और लोग घंटों बच्चों के साथ खेलते रहे और खुद बच्चे बन गए। और इसी सब को जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक नाम दे दिया। और आज ये प्रचलन इतना ज्यादा फैल गया है कि मिलेनियल्स यानी कि जो 35-40 साल की उम्र के लोग हैं वो इसको एक शब्द के माध्यम से बुलाते हैं और उस शब्द का नाम है किडल्टिंग। किडल्टिंग का मतलब क्या हुआ? किडल्टिंग का मतलब ये हुआ कि आप किड यानी कि बच्चा और एडल्ट दोनों को आप मिला दें और फिर जो आप काम करें वो किडल्टिंग हो। तो ये ट्रेंड जो है ये फिर से उभर गया है, अब लोग इसके बारे में बात करने लगे। अब ये क्या है हमने आपको वो भी बता दिया। क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई? कोविड महामारी के दौरान ये ट्रेंड बढ़ गया। वयस्कों के बीच बच्चों के खेल लोकप्रिय हो गए, यानी कि बड़े लोग जो हैं वो बच्चों के गेम खेल रहे हैं। बचपन की मीठी यादें हैं वो ताजा होने लगी, भीतर के बच्चे को जिंदा करने लगी, व्यस्त और उबाऊ जिंदगी से राहत मिलने लगी। 2021 में 2000 अमेरिकी नागरिकों के एक सर्वे में यह पाया गया, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में, कि अधिकांश लोग, बड़े लोग, बच्चों के खिलौने लेने मॉल चले गए। अब आप सोचिए। और 2021 में ही यूनाइटेड स्टेट्स में मैकडॉनल्ड्स ने बड़ों के लिए हैप्पी मील शुरू की। अब आप सोचिए, आप सोचेंगे कि हैप्पी मील तो बच्चों के लिए होती है, उसमें खिलौना होता है। यहां मैकडॉनल्ड्स को बड़ों के लिए हैप्पी मील कि वो भी एक खिलौना पा जाए। तो ये किडल्टिंग जो है ये किस तरीके से फायदेमंद हो गई इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए और लोगों की मानसिक सेहत के लिए, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चों के खेल से तनाव भरी जिंदगी से राहत पाने की कोशिश लोग कर रहे थे। पुरानी मीठी यादों को तरोताजा करने की एक कोशिश लोग कर रहे थे। चिंता मुक्त होने में लोगों को मदद मिलने लगी। बच्चों के खेल से कुछ रचनात्मकता आनी शुरू हो गई लोगों में। नकारात्मक भावनाओं से कुछ लोगों को मुक्ति मिलने लगी। फील गुड हार्मोन यानी कि एंडोर्फिन लोगों में बढ़ने लगे, जो अक्सर आपको कसरत करने या पार्क में घूमने या टहलने से मिलते हैं। आप सोचिए वो एक बच्चों का गेम खेल के या एक बचकानी सी हरकत करके आपको मिलने लगा। मुख्य बात यह है कि ये सब करके लोगों को अच्छा लग रहा है। तो अगर इतना सा ही काम करना है अच्छा महसूस करने के लिए तो बन जाइए बच्चा, इसमें क्या बुरा है? एकाग्रता आती है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं इससे। मौजूदा समय में जो जीते हैं, जिसे आजकल माइंडफुलनेस कहा जाता है, यानी आज और अभी में जीना, पुरानी चिंताओं से कुछ देर के लिए कट सा जाना, वो इसी किडल्टिंग का एक परिणाम है जिससे लोगों को फायदा मिलने लगा। इससे नई पीढ़ी को समझने में भी मदद मिलती है, सामाजिक जुड़ाव लोग महसूस करते हैं और थोड़ा और मजबूत होता है। इस मुद्दे पर हमने अपने ही दफ्तर में कुछ साथियों से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या वो भी किडल्टिंग करते हैं। जैसे मैं अपना ही आपको उदाहरण दे दूं, अब ये किडल्टिंग जो है ये एक नया नाम है, लेकिन ये काम मैं बहुत पहले से कर रहा था। आज एहसास हुआ कि इसका तो नाम है, इसको किडल्टिंग कहते हैं। बच्चों की तरह जो लोग बचकानी हरकत कर रहे थे लेकिन उससे अच्छा महसूस कर रहे थे। अपने दफ्तर में हमने एक सर्वे लिया और ये पाया। किडल्टिंग पर बात हो रही है तो मैं भी आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। दरअसल बचपन में मुझे डांस करने का शौक, लेकिन कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग में ले नहीं पाई, क्योंकि पढ़ाई, फिर कॉलेज और फिर उसके बाद जॉब। तो जॉब में भी मुझे 14-15 साल हो गए हैं। मेरे जीजा जी ने एक दिन आकर मुझसे पूछा कि तुम जॉब तो कर रही हो लेकिन इसके साथ अब तो पढ़ाई भी हो गई है, तो तुम उसको वक्त क्यों नहीं देती जो तुम्हें पसंद है, यानी तुम्हारी हॉबीज़ को वक्त क्यों नहीं देती। तो थैंक्स टू हिम कि मैंने दोबारा डांस करना शुरू कर दिया और अभी कुछ ही महीने पहले मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। क्योंकि किडल्टिंग के बारे में इतनी बात हो रही है तो मैंने सोचा मैं अपनी भी कुछ गाथा बता दूँ। तो 2 तरीके की किडल्टिंग मैं आज तक करता हूँ। नंबर 1, मेरे पास अपनी खुद की
एक टॉय कार कलेक्शन। और ये खुद की पर जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी टॉय कार कलेक्शन है जो कि मैं अपने बच्चों के साथ भी शेयर नहीं करता। ये डाई कास्ट मॉडल है। बैक टू द फ्यूचर एक फिल्म जो आई थी उसमें तीनों जो मूवीज़ थी उन तीनों में जो डेलोरियन DMC 12 जो फ्यूचर में भविष्य में आपको लेकर के जाती है जो वो गाड़ी थी उसका डाई कास्ट टॉय मॉडल, वो तीनों गाड़ियाँ मेरे पास। इसके अलावा एक रिलीज की सबसे पहली जीप का डाई कास्ट मॉडल और लैंड रोवर डिफेंडर का पहले ही डिफेंडर का डाई कास्ट मॉडल, ये सब मैंने खरीद के अपने लिए रखा हुआ है। ये तो हो गया किडल्टिंग नंबर 1। और दूसरी ये है कि कभी भी मौका अगर मिलता है ट्रेन में सफ़र करने का तो ट्रेन में चढ़ने से पहले जो प्लेटफॉर्म पर बुक सेलर है आदतन मैं वहाँ चले जाता हूँ और अपने लिए या तो टिंकल खरीद लेता हूँ या फिर डायमंड कॉमिक्स खरीद लेता हूँ, प्राण की जो हुआ करती थी, या फिर राज कॉमिक्स खरीद लेता हूँ। इन तीनों में से जो भी उपलब्ध हो वो मुझे लेना ही लेना है, वो निश्चित है, क्योंकि उसके बिना जो है वो कुछ बात व्यवस्था बनती नहीं। ऐसे लगता है जैसे कि रेल यात्रा पूरी ही नहीं होगी, क्योंकि बचपन में इसी तरीके से हम लोगों के लिए खरीद दिया जाता, तो आदत अभी भी बरकरार है और उससे सुख मिलता है, खुशी मिलती है। बचपन में भी बहुत वीडियो गेम्स खेलता था तो अभी भी खेलता हूँ, क्योंकि स्ट्रेस बस्टर अच्छा रहता है। काम के वक्त बहुत थकान होती है, माइंड डाइवर्ट करने के लिए वीडियो गेम्स इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर मी। पूरे दिन खेलो, हाफ एन आवर 1 आवर, कभी मॉर्निंग में कभी इवनिंग में, बट दैट इज़ वन थिंग जो बचपन से लेकर अभी तक मैंने कभी वीडियो गेम खेलने नहीं दिया। मैं जो हूँ अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, अपना तनाव कम करने के लिए जो हूँ, मेरी बचपन से एक हॉबी रही है एक्शन फिगर्स को कलेक्ट करने की। तो आई हैव अ बिग कलेक्शन ऑफ सुपर हीरो एक्शन फिगर्स रेंजिंग फ्रॉम स्मॉलर वंस टू बिग वंस। उसके अलावा कार कलेक्शन है मेरे पास अपना हॉट व्हील्स का, और डाइकास्ट का मॉडल्स भी है मेरे पास। और उसके अलावा कॉमिक्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो राज कॉमिक्स हो या फिर मार्वल कॉमिक्स हो या DC कॉमिक्स हो, सो ऑल दोज कॉमिक्स आर देयर विद मी। और यही, और वीडियो गेम्स का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, तो मेरे पास जो है बचपन की काफ़ी यादें हैं जो मुझे इस तनाव भरे ज़िंदगी से जो है थोड़ा रिलैक्स्ड रखती है। बचपन से मुझे कॉइन्स कलेक्शन का शौक़ रहा है और मेरे पास बहुत ढेर सारे सिक्के हैं, जिसमें पुराने बहुत ढेर सारे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, और अंग्रेज़ों के दौर के ढेर सारे बाकी भी सिक्के हैं, राजा महाराजाओं के दौर के ढेर सारे सिक्के हैं, और 40 से 50 देशों के सिक्के हैं मेरे पास। और अभी भी ये शौक़ जारी है, समय अब कम मिलता है, लेकिन कोशिश होती है कि और उसमें हम संख्या को और बढ़ाएं उसको। और कई बार रिलैक्स के लिए मैं अपने सारे सिक्कों को निकाल कर बैठता हूँ, उन्हें देखता हूँ और खुशी मिलती है, सब देख के थोड़ा रिलैक्स मिलता है। अब आप सोचिए, कोई सिक्कों से खेल रहा है, कोई गाड़ियों से खेल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई वीडियो गेम खेल रहा है, तो हम लोगों को समस्या का समाधान मालूम है कि किस तरीके से तनाव भरे जीवन में हमको इस समस्या का समाधान ढूंढना है, और उसका समाधान ये है कि बच्चे बन जाइए। अब तो जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी यही चीज़ कह रहे हैं, नाम और दे दिया किडल्टिंग। एक साइकाइट्रिस्ट हैं डॉक्टर हरीश शेट्टी, उनका ये कहना है कि कोई नया ट्रेंड नहीं है ये, बल्कि इसे एक नया नाम मिल गया। इससे तनाव को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर हरीश शेट्टी। किडल्टिंग ये नया नाम दिया गया, ये पहले से ही था। जब इंसान अपना बचपना याद करता है और चाइल्ड लाइक बिहेवियर दिखाता है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी इनोसेंस बाहर आती है, उसके अंदर की आत्मा समाज के सामने आता है, और कुछ कपट, छल कपट उसमें कुछ नहीं होता है। तो किडल्टिंग में नेचर के साथ खेलना, हंसना, छोटे छोटे बच्चे के जैसे स्केटिंग बिल्कुल करना, झाड़ पे चढ़ना, घास के ऊपर डांस करना, बीइंग चाइल्ड लाइक इज बीइंग वेरी हेल्दी। ग्लोबलाइजेशन में ऐसा मौका नहीं मिलता है। गुस्सा, तनाव और डिस्कनेक्शन की वजह से हम ग्रैंडफादर हो गए, दादाजी हो गए, और यही दादाजी जो है 40 साल की उम्र के, उन्हें फिर से बच्चा होना आवश्यक है ताकि अपने आप से संपर्क करें। शाहरुख खान ने कहा था देवदास में, खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूं। किडल्टिंग से खुद से मिलना
ये जो आवश्यकता है ये आती है, और साथ में मन माइंडफुल हो जाता है। एंड व्हेन यू आर माइंडफुल यू आर फेयर। करुणा आती है, और साथ साथ में प्यार, और साथ साथ में लोगों को मदद करने की इच्छा भी होती है। इसको बड़ा बड़ा नाम ये लोग बिल्कुल बिल्कुल देते हैं, पर ये बातें हिंदुस्तान में सदियों से है। कबड्डी खेलना, कभी क्रिकेट खेलना, तेजी से भागना, सूर्यास्त के समय समुद्र के सामने रेती से खेलना, बच्चों का नहीं, माँ बाप का। तो किडल्टिंग इज एक्सट्रीमली हेल्दी। और अपना बचपना फिर से याद करना, अपने अंदर के मन के प्रति संपर्क करना, ये है। खुद को खोने से पहले खुद से मिलना आवश्यक है। ग्लोबलाइजेशन में लोग खुद को खोते हैं, उन्हें पता नहीं होता वो कौन है। विजिटिंग कार्ड के जरिए जिंदगी जीते हैं, और ये विजिटिंग कार्ड जिंदगी नहीं है, जिंदगी और कुछ है। तो ये बहुत अच्छा है। इसका फायदा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में तालमेल, इसका फायदा मन और शरीर के बीच में तालमेल, इसका फायदा पुरुष और प्रकृति के बीच में तालमेल। ग्लोबलाइजेशन से, कोविड से और बहुत सारे जो आपदा आए हैं उससे ये तालमेल बिगड़ता है। यहाँ इससे किडल्टिंग से रीसेट हो जाता है पूरा अपैरेटस, और अलाइनमेंट जो होना चाहिए, जैसे कार में व्हील के अलाइनमेंट नहीं होने से हिलता है पूरी गाड़ी, वैसे ही ये नर्वस सिस्टम के आपस के अलाइनमेंट, मन और शरीर के बीच में अलाइनमेंट, और प्रकृति और पुरुष के बीच में अलाइनमेंट से स्वास्थ्य अच्छा होता है। ऑर्केस्ट्रा जो है पूरा शरीर का वो अच्छे से चलता है, उसमें आवाज शोर नहीं होता है, अच्छा सा म्यूजिक आता है। इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ने और मटेरियलिस्टिक डिमांड्स ने कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि किड्स एडल्ट्स की तरह बिहेव करना चाहते हैं और एडल्ट्स किड्स की तरह बिहेव करना चाहते हैं जब भी स्ट्रेस में आते हैं। तो किडल्टिंग, ये नया जो वर्ड कॉइन हुआ है, ये हुआ है इसलिए कि एडल्ट्स जो हैं जब अपना रोल अदा करने से थक गए या डर गए या कोप अप ही नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी पुरानी पीढ़ी और अपनी से छोटी पीढ़ी के साथ वो बैलेंस नहीं बना सकते, तो उनको बहुत स्ट्रेस होता है। ये एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस है। दूसरा सोर्स ऑफ स्ट्रेस है कि ऑफिसेज में जो वर्क परफेक्शन की डिमांड और आवर्स ऑफ वर्क बढ़ते जा रहे हैं, और उससे एडल्ट्स की मटेरियलिस्टिक नीड्स बढ़ती जा रही हैं, अनरियलिस्टिक नीड्स हैं। मैं ये कहूंगी कि जब आप बड़े होकर मानसिक तनाव में हो तो आप बच्चों की तरह एक तो गेमिंग भी करते हो और बच्चों के साथ नहीं करते हो, साथ में अपने नाखून चबाने लग जाते हो, साथ में आप बहुत ज्यादा चाय, बहुत ज्यादा कोई सॉफ्ट ड्रिंक या अल्कोहल के ऊपर जोर देते हो। तो मैं समझती हूँ कि आप बहुत बड़े बड़े नासमझ हो कि आप कर क्या रहे हो। क्या सच में मानसिक तनाव ऐसी बातों से दूर होता है? सवाल ये है, हो तो रहा है, और ये ही कारण है। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आपको रनिंग करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, आपको कोई व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं समझते कि जब आप बॉडी के मसल्स को यूज करोगे तो आपके अंदर एक बायोकेमिकल अपने आप डेवलप होगा, एंडोर्फिन्स, जिसे आपकी भाषा में और मेरी भाषा में भी हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। तो जब आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स होंगे तभी तो आप शांत होंगे, तभी आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे, तभी आप आशावादी होंगे, तभी आपको अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे, और फिर आप देखेंगे कि आप अपनी उम्र के अनुसार ही बिहेव कर रहे हैं, न कि बचकाना बातें कर रहे हैं। ये तो सबसे पहला एक आउटलेट है कि आप व्यायाम करें, सैर करें, दौड़ लगाएं, जो आपकी सेहत आपकी अलाउ करती है और जो आपकी एज अलाउ करती है।
डॉक्टर से परमिशन लेके भागना शुरू करें कि आपका हार्ट नॉर्मल है, लिवर नॉर्मल है, ब्रीदिंग नॉर्मल है, तो आप ये सब करें। भारत ने 15 साल की रिसर्च के बाद आखिरकार दुनिया की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सफलता हासिल कर ली। इस बुलेट प्रूफ की खासियत यह है कि यह स्नाइपर के 6 शॉट्स भी झेल सकता है। आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के सहयोग से तैयार इस बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। 2008 में एक आर्मी के मेजर आए थे जिनके खुद के गोली लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि सर एक लाइट वेट हमें बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, क्योंकि अभी जो हम पहन रहे हैं वो लोहे वाली है और 21 किलो वजन है उसका। इस बातचीत के 15 साल बाद गुरुवार को आखिरकार हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ को कामयाबी मिली। अब इन दोनों बुलेट प्रूफ जैकेट को देखिए। पहले में स्नाइपर राइफल की 6 गोलियां लगी हैं, फिर भी ये जैकेट को भेद नहीं सकी है। दूसरी बुलेट प्रूफ जैकेट को AK-47 की 8 गोलियां लगी हैं, जो इसे भेद नहीं सकी। जबकि स्नाइपर गोली के लिए बनी जैकेट महज 9.5 किलोग्राम की है और AK-47 के लिए बनी जैकेट 8.2 किलोग्राम की है। आईआईटी में पर्सनल बॉडी आर्मर सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर नरेश भाटिया बताते हैं कि सेरेमिक और पॉलीमर मटेरियल से इसे तैयार किया गया है। धीरे धीरे करके एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे 25 एमटेक स्टूडेंट उन्होंने इस प्रोडक्ट के लिए काम किया है और 12 पीएचडी स्टूडेंट्स ने काम किया है, जिसमें से कि 4-5 तो अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी दिलचस्पी ये भी देखने में थी कि आखिरकार इन बुलेट प्रूफ जैकेट को टेस्ट कैसे किया गया है। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, ये आइए हम आपको लेकर चलते हैं और इस लैब के अंदर दिखाते हैं कि टेस्ट कैसे होता है। हम आईआईटी के आर्मर टेस्टिंग लैब में पहुंचे। यहाँ एक सिंगल स्टेज गैस गन रखी हुई थी। ये हर तरह की जैकेट को बारूद से नहीं बल्कि गैस से बुलेट फायर करके टेस्ट करती है। हम गैस प्रेशर से फायर कर रहे हैं। अच्छा। इस सिस्टम में हाई प्रेशर गैस रहेगा, उसी से हम इस पूरे सैबो को फायर करेंगे जिसके आगे बुलेट लगा है। तो यहाँ पे इस पोजीशन में यहाँ भी एक इंडिजनाइजेशन है। ये 200 यूरो का प्रोडक्ट है, वेस्टवर्ड यूरो। अच्छा। उसको हमने 50 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पे हमने बोला हाई प्रेशर है, ये इतना बड़ा चेम्बर अंडर वैक्यूम है और हम इसे वर्कहॉर्स इसीलिए बोलते हैं कि ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था। लाइक हमने जब फर्स्ट टाइम इंटरनल टेस्टिंग किया कि हार्ड स्टील कोर लेवल 5 का, तो हम अच्छे से रोक पाए। फिर हमें हाई स्पीड कैमरे की ये फुटेज दिखाई गई जिसमें गोली बुलेट प्रूफ जैकेट को भेद नहीं पाती है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को BIS की मंजूरी मिल चुकी है। आईआईटी ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही ये बुलेट प्रूफ जैकेट सैनिकों की जान बचाने की कोशिश में अहम भूमिका निभाएगी। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।